सभी छात्रों का पुनः हमारी SRP इंटर कॉलेज की कक्षा 11 ऑटोमोबाइल की व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में स्वागत है। और हमारे YouTube चैनल NK.Singh पर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और जो छात्र नए जुड़े हैं या जो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं। वो इसलिए क्योंकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो वो आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। प्रारंभ करते हैं। कल मैंने आप सभी को ऑटोमोबाइल में जो प्रथम अध्याय चल रहा है ऑटोमोबाइल का साधारण परिचय, उस साधारण परिचय में ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण मैंने बताया था कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, किया गया है। उस वर्गीकरण को मैंने एक चार्ट के माध्यम से बोर्ड पर समझाया। आज हम उसके कुछ तत्व हैं जिनको हम विस्तृत बताएंगे, उनको आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है और प्रश्नों के उत्तरों को फेयर पर लिखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास में ऑटोमोबाइल के वर्गीकरण। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, इसी का हम लोग कल चार्ट बनाए थे। तो आज हम इसको कुछ तथ्य इसके विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है जो उसमें नहीं आए होंगे समझ में। तो जैसे कि पहले आप लोगों ने जो वर्गीकरण में बनावट के आधार पर, तो हमने ये बनावट के आधार पर आपको बताया था कि इसमें स्टेशन वैगन है वगैरह ये। इसके बाद निर्माता के आधार पर स्टेशन वैगन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सभी बताए थे। अब इसमें थोड़ा आप लोग जान लें कि पहियों के आधार पर जो हमने वर्गीकरण बताया था, तो पहियों के आधार पर टू व्हीलर का तात्पर्य कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सभी, मोपेड। इसके बाद थ्री व्हीलर को मैंने बताया था पहियों के आधार पर, बता रहे बेटा, पहियों के आधार पर मैंने थ्री व्हीलर बताया था। तो थ्री व्हीलर में तीन पहिए वाले जैसे लोडर होते हैं, एक कंपनी के जितने भी लोडर होते हैं, टैक्सी होती हैं, थ्री व्हीलर होती हैं, ये थ्री व्हीलर। इसके बाद अहम जो है फोर व्हीलर में कारें आ जाती हैं, बसें, ट्रक, ये सभी फोर व्हीलर में आ जाते हैं। तो प्रिय छात्रों थोड़ा समझ लें, मैंने ये टॉपिक यहाँ से क्यों उठाया। फोर व्हीलर में कुछ वाहन ये दो प्रकार के होते हैं फोर व्हीलर में। एक तो 2x2, इनका जो होता है ये वाहन की श्रेणी है 4x2, यानी इनमें चार पहिए होंगे, लेकिन इनकी जो शक्ति है, ट्रांसमिशन है, जो शक्ति है वो सिर्फ दो पहियों में निहित होती है कि दो पहियों में ही ताकत आती है। और इसमें एक 4x4 होते हैं। 4x4 का तात्पर्य होता है कि इनके चारों पहियों में लाइव शक्ति, यानी जो लाइव एक्सल होता है, इनके चारों पहियों में गियर की सीधी शक्ति मिलती है। इसलिए मैंने ये टॉपिक बताया, ठीक है। तो 4x4 यानी चारों पहियों में इनकी शक्ति मिलना। अब हमने इंजन की स्थिति के आधार पर एक जो हमने बनाया था, जो वर्गीकरण बताया था, उसमें ये वाला देखें, इंजन की स्थिति के आधार पर प्रिय छात्रों, इंजन की स्थिति के आधार पर जो हम
वर्गीकरण किए थे तो इसमें इंजन आगे लगा हुआ है। इसमें जो हेडिंग बनेगी वो है इंजन आगे लगा हुआ है। ये जो वर्गीकरण मैंने कल बताया था इंजन की स्थिति के आधार पर, इसमें पहला था इंजन आगे, यानी मोटर गाड़ी में या जो वाहन है उसमें इंजन आगे लगा हुआ है। इंजन आगे लगा हुआ, ये इसकी हेडिंग। इसमें समझें कि इंजन आगे लगे होने से हमें क्या लाभ है। भारत में लगभग सभी गाड़ियों के इंजन आगे ही लगे होते हैं, जिसमें गियर बॉक्स जो होता है वो गियर बॉक्स जो इंजन आगे लगे होते हैं इनमें भारत में, समझ ले बेटा छात्रों ध्यान से सुनना, कि भारत में अधिकांश वाहन जो हैं इनमें इंजन आगे की ओर ही लगा होता है, जिसमें गियर बॉक्स क्लच इंजन के साथ लगे और पिछले एक्सल को ड्राइव देने हेतु, यानी जो अपने यहाँ जो अपन लोग ड्राइव देते हैं, ताकत देते हैं, वो पिछले पहियों पे देते हैं। किसमें? बड़े वाहनों में जो इंजन आगे लगे, ड्राइव देने हेतु एक लंबी प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है। कैसी? एक लंबी प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है। इस सिस्टम के, यानी ये वाला जिसमें आगे वो है, इसके लाभ क्या है ध्यान से समझ लें प्रिय छात्रों। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि भारत में अधिकांश जो वाहन हैं उनके इंजन आगे ही लगे होते हैं और इनमें गियर बॉक्स क्लच, जो गियर बॉक्स होता है, जिनमें गियर बॉक्स और क्लच इंजन के साथ ही लगे होते हैं, ठीक है। और जब इंजन के साथ लगे होते हैं तो इस इंजन की ताकत को हम प्रोपेलर शाफ्ट के एक एक्सेल की मदद से, प्रोपेलर शाफ्ट से हम इनके प्रोपेलर शाफ्ट से इनको पिछले पहियों में ताकत देते हैं। इसके लाभ क्या हैं समझ लें ध्यान से। इसके लाभ, इंजन आगे को लगे हुए हैं, इनके लाभ क्या है? अधिकांश वाहनों में भारत में इंजन आगे लगा होता है, इनके लाभ क्या हैं? लाभ में समझे छात्र, लाभ नंबर 1, ध्यान से सुने। नंबर 1, इंजन क्लच गियर बॉक्स आगे होने से, इंजन क्लच गियर बॉक्स आगे होने से इनकी जांच रख रखाव, यानी इनको देखना, इनकी रख रखाव तथा रिपेयर में आसानी होती। लाभ नंबर 1 क्या है कि ये इंजन आगे लगे होने से, इंजन गियर बॉक्स क्लच ये सब आगे लगे होने से इनकी जांच करना, इनका रखरखाव करना और इनकी रिपेयरिंग करना बहुत आसान होता है। नंबर दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ है पिछली सीट के, जो पिछली सीट है, पिछली सीट के पीछे सामान रखने के लिए काफ़ी स्थान मिल जाता है, क्योंकि जब इंजन आगे लगा है तो सीट भी पीछे लगी होगी, तो वहाँ हमें एक स्थान मिल जाता है सामान रखने के लिए। और नंबर तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ क्या है ध्यान से सुने छात्रों। तीसरे लाभ में गाड़ी के पहियों पर वजन, जो गाड़ी के पहियों पर जो वेट होता है, गाड़ी का भार होता है, वो वजन बराबर बट जाता है। समझ रहे ना? क्योंकि क्या होता है कि इंजन आगे हो गया, सवारियां पीछे, सामान पीछे, तो इससे क्या होता है कि जो भार होता है वो बराबर बट जाता है। और इंजन आगे लगे होने पर ड्राइवर, जो ड्राइव होता है, केवल अगले पहियों को दी जाती है। जब इंजन आगे लगा होता है तो पहियों में जो ड्राइव होती है, यानी लाइफ, जो ताकत होती है, वो अगले पहियों को ही दी जाती है, पिछले को नहीं। जैसे मेटाडोर गाड़ियों में, कारों में, इन सब में
जो लाइव होती है, जब गाड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है, यानी लंबाई इनकी बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने पर हम इनको रियल एक्सल यानी पिछले एक्सल पर ताकत देते हैं, और अगर इनकी लंबाई नहीं हो और इंजन आगे है तो हम आगे के पहियों पर ही इनको ताकत देते हैं इंजन से। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इनमें सिस्टम में अपन को ये लाभ होते हैं। ठीक, ये 3 लाभ होते हैं। अब इसकी जो हानियां, लाभ हैं, लाभ व हानियां निम्न हैं। इसके लाभ जो हैं और इसकी हानियां कौन कौन सी हैं, सुन लें। हानियां, ये लाभ हो गए 3। अब इनकी हानियां, हानियां किसमें, जो आगे इंजन लगे, इनमें हानियां क्या हैं, गाड़ी का सारा वजन, जो गाड़ी का सारा वजन होता है वो पिछले पहियों पर पड़ने से गाड़ी सड़क पर जमकर चलती है। ठीक है, ये जो लाभ हैं, लाभ में सॉरी बेटा, हमें ये हानियां में क्या है, चढ़ाई पर चढ़ते समय सड़क पर जो वाहन का वो होता है। हानि नंबर 1 में क्या है कि जब हम वाहन को चढ़ाई पर चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये फिसलनी पर स्टीयरिंग ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जब इंजन आगे लगा है तो ढाल पे चढ़ रहे हैं तो इंजन उठने लगता है, तो इसकी जो स्टीयरिंग की पकड़ है वो थोड़ी पहियों की कमज़ोर हो जाती है। एक ये हानि। नंबर 2, दूसरी हानि क्या है, दूसरी हानि में ध्यान से सुने छात्रों कि लंबी प्रोपेलर शाफ्ट ना होने से, क्योंकि आगे ड्राइव दे रहे हैं तो लंबी प्रोपेलर शाफ्ट ना होने से क्या होता है कि ज़मीन से ऊंचाई ना होने से, यानी पहाड़ पर चढ़ते समय गाड़ी का ज़्यादा वजन पिछले पहियों पर शिफ्ट होने से गाड़ी जमकर नहीं चल पाती है और अगले पहियों का घर्षण कम होने से स्लिप होने का डर रहता है, जिसमें आगे इंजन लगाता है उसमें। ये मुख्य इसकी हानियां हैं। ठीक, अब ये हो गया था इंजन आगे लगा है। अब इसी का सेकंड क्या है कि इंजन पीछे लगा हुआ है। इंजन पीछे लगा हुआ है। अगर इंजन पीछे लगा हुआ है तो इसका थोड़ा समझ लें कि बहुत सी गाड़ियों में इंजन चेसिस के अंत में लगाया जाता है, यानी लास्ट में, यानी पीछे लगाया जाता है। जैसे हमने बताया था कल, कारों में एक ही गाड़ी मैंने अभी प्रचलन में देखी है और वो संभवतः उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, नैनो गाड़ी टाटा की, उसमें इंजन पीछे लगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी गाड़ियों में इंजन चेसिस के अंत में लगा होता है। जैसे जर्मन में बनी वोल्क्स वैगन कार, इंग्लैंड में बनी लीलैंड बस, गियर बॉक्स व डिफरेंशियल की एक ही यूनिट होती। ठीक है, इनमें लंबी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं लगाई जाती, परंतु गियर, शिफ्टिंग लीवर, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर छता, एक्सीलेटर के लिए ड्राइविंग केबिन में लगे होते हैं। अधिक कठिनाई होती है। साथ ही गाड़ी आगे चलने पर रेडिएटर से हवा नहीं टकरा पाती, क्योंकि इंजन पीछे लगा है तो रेडिएटर से हवा नहीं टकरा पाती, तो ये हीट होने लगती है। इससे लाभ कौन से हैं, इसके लाभ और हानियां ध्यान से सुनना। इसमें लाभ क्या है, लाभ नंबर 1, छात्रों मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लिखने हैं। वीडियो को यहाँ समझते हुए मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है। लाभ नंबर 1 क्या है, यदि गाड़ी में प्रोपेलर शाफ्ट ना हो तो गाड़ी का फ्लोर सीधा बना रहता है।
जब प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होगी तो जो गाड़ी का फ्लोर यानी फर्श होगा वो एकदम समतल सीधा बनाया जा सकता है। लाभ 1 ये है। लाभ नंबर 2 है इंजन का वजन पीछे पहियों पर होने से। जब इंजन का वजन, लाभ नंबर 2, इंजन का वजन क्या होता है कि पिछले पहियों पर होने से चढ़ाई पर गाड़ी जमकर चलती है, यानी पहियों की जो पकड़ होती है वो अच्छी बनी रहती है। लाभ नंबर 3 ब्रेक लगने पर, लाभ नंबर 3 है ब्रेक लगने पर पिछले पहियों का वजन अगले पहियों पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही हमने ब्रेक लगाए तो आगे को होता है ना, झटका लगता है, तो पिछले पहियों का वजन अगले पहियों पर शिफ्ट हो जाता है और गाड़ी शीघ्र रुक जाती है। ठीक है। लाभ नंबर 4, लाभ नंबर 4 क्या है कि इसके बनने में लागत कम आती है, इसके बनने में लागत कम आती है। और लाभ नंबर 5, लाभ नंबर 5 क्या है कि इसमें गाड़ी के फर्श के नीचे गियर बॉक्स, जो फर्श के नीचे जो होता है वो गियर बॉक्स, क्लच, डिफरेंशियल लगे होने से फर्श की ज़मीन से ऊंचाई कम रहती है। फर्श से ज़मीन की जो ऊंचाई रहती है वो कम रहती है, जिससे गुरुत्व केंद्र नीचे हो जाता है तथा गाड़ी अधिक तेज चल सकती है। थोड़ा ध्यान से सुने छात्रों कि ये वाली गाड़ियाँ, ये बसें अधिकांश जो हमारे बड़े शहर हैं, मेट्रो शहर है, बड़े शहर हैं यानी महानगर हैं, महानगरों में जो लोकल बसें चलाई जाती हैं उनमें अधिकांश जो इंजन होता है वो पीछे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका फ्लोर नीचे कर सकते हैं, तो यात्रियों को चढ़ने उतरने में सहूलियत होती है। ठीक है, ये हो गया इंजन पीछे लगे होने का। अब इसकी हानियां सुनो। हानियां क्या हैं? जिसमें इंजन पीछे लगा है उसमें हानि नंबर 1, सर्वप्रथम हानि क्या है? चढ़ाई पर जाने वाली गाड़ी आगे वाले पहियों पर घुमाने पर शक्ति कम लगती है। कि आगे वाले पहियों पे जब चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो आगे के पहियों पे शक्ति कम लगती है। और इससे क्या लग सकती है? क्योंकि इंजन व गाड़ी का वजन पिछले पहियों पर शिफ्ट हो जाता है। समझ रहे हैं ना? जब गाड़ी ऐसे टेपर होगी, जब टेपर होगी तो पूरा जो वजन है वो पिछले पहियों पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आगे से गाड़ी थोड़ा दिक्कत कर सकती है, स्टीयरिंग दिक्कत कर सकती है। एक ये है। दूसरी हानि पहाड़ पर चढ़ते समय, दूसरी हानि है कि जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ते समय स्टीयरिंग अच्छी तरह कंट्रोल नहीं होता है, कि पूरा वेट पीछे को आ जाता है, अच्छी तरह कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि पिछली पहियों पर वजन अगले पहियों से अधिक होता है। ठीक, तो ये इसकी हानियां हो गई। अब थर्ड है मध्य में इंजन लगा हुआ। थर्ड है मध्य में इंजन लगा हुआ। मध्य में इंजन लगा हुआ है। इसमें क्या है? चेसिस के ऊपर लगे फर्श को, चेसिस है उसके ऊपर जो फर्श लगा है, चेसिस के ऊपर फर्श लगा है, उस फर्श को पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए, पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए चेसिस के मध्य भाग में, जो चेसिस होती है उसके मध्य भाग में इंजन नीचे फिट किया जाता है। मध्य भाग में इंजन को नीचे फिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इन गाड़ियों को कच्चे मार्ग पर नहीं चलाया जा सकता है। जो कच्चा मार्ग हो, क्योंकि इंजन नीचे होगा तो कच्चे मार्ग में ऊपर नीचे होता है, ये सिर्फ फ्लैट सड़कों पर ही चलाए जा सकते हैं। ये गाड़ियां केवल पक्के मार्गों पर ही चलती हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट में, जो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट है, रॉयल टाइगर वर्ल्ड मास्टर बसों में इस प्रकार के इंजन होते हैं। ठीक है, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने पर
जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने पर सड़क की धूल मिट्टी इंजन के रेडिएटर पर जमा होती रहती है, इसलिए इनकी जल्द साफ सफाई करनी पड़ती है। ये इसकी हानि है। लाभ क्या है कि इसको अपन को पूरा इसका फर्श प्रयोग में मिल जाता है। ये इसके लाभ हैं मध्य वाले। अब आता है, ये हो गया था इंजन आगे लगे हुए इंजन के आधार पर। अब है ट्रांसमिशन के आधार पर। अब जो आता है वो क्या आता है, ट्रांसमिशन के आधार पर। कि अब जो अपन पढ़ेंगे, ये जो वर्गीकरण में हमने बांटा है ऑटोमोबाइल को, अब ये ट्रांसमिशन के आधार पर कैसे बांटा है इसको थोड़ा समझने चाहते हैं। प्रिय छात्रों, क्योंकि ऑटोमोबाइल एक बहुत ही बृहद और इंटरेस्टिंग विषय है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही जल्दी दिमाग पर उतरने वाला विषय है और इंटरेस्टिंग विषय है। तो अब इसमें क्या है, 7वां है ट्रांसमिशन के आधार पर। जो हमने विभाजन किया था वो किया था किस पे, ट्रांसमिशन किया था। ट्रांसमिशन के आधार पर। ट्रांसमिशन के आधार पर जो वर्गीकरण किया था उसमें छात्रों समझें, हमने ट्रांसमिशन के आधार पर जो वर्गीकरण किया उसमें थोड़ा समझ लें। यहाँ कई उसमें ट्रांसमिशन पूरा टा और पूरा सा और मिशन करके, लेकिन अंग्रेजी से इसका अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण किया जा रहा है तो लिखने में ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो ट्रांसमिशन के आधार पर इसमें क्या किया था कि फुल फॉरवर्ड, ये था फुल फॉरवर्ड, फुल फॉरवर्ड, फुल फॉरवर्ड। समझे छात्र कि फुल फॉरवर्ड का तात्पर्य क्या है। इस प्रकार की गाड़ियों का इंजन जो फुल फॉरवर्ड होती हैं, इस प्रकार की गाड़ियों का इंजन जो होता है वो क्या होता है, चालक की केबिन से बिल्कुल बाहर होता है। चालक की जो केबिन होती है, जहां ड्राइवर बैठता है, उस ड्राइवर की जो केबिन होती है उससे बिल्कुल बाहर लगा होता है। किसमें, फुल फॉरवर्ड में बाहर लगा होता है, जैसा कि कारों व पुराने ट्रकों। इस प्रकार की चेसिस में चालक अगले पहियों से काफ़ी पीछे बैठता है। चालक जो है अगले पहियों से काफ़ी पीछे बैठता है, क्योंकि इंजन आगे लगा है तो चालक स्वाभाविक है पीछे को बैठेगा, काफ़ी पीछे बैठता है। जिसके कारण चालक की दृष्टि इंजन के बोनट तथा पहियों के मडगार्ड पर लगे होने से गाड़ी के पहियों के बिल्कुल आगे, जो गाड़ी के पहिए उनके बिल्कुल आगे की सड़क को नहीं देख पाता है या उसकी दृष्टि नहीं पड़ती, क्योंकि इंजन आगे लगा, मडगार्ड तो एकदम पहियों के नीचे की जो सड़क है उस पर वो नहीं देख पाता है, दृष्टि नहीं पड़ती है। अतः इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बोनट व मडगार्डों की आगे की ओर, जो बोनट है वो मडगार्ड है, उनको आगे की ओर ढालू बना दिया जाता है। थोड़ा ये ढालू होते हैं, जो बोनट होता है वो आगे को ढालू हो। कारों का देखा होगा, जब इंजन आगे होते हैं तो कोई भी कार, गौर करना चाहता हूँ, कोई भी कार एकदम ऐसी नहीं मिलेगी, उसका बोनट आगे की ओर झुका होगा। बोनट जो होगा यानी जहाँ ड्राइवर की ये बैलेंस है तो बोनट इस तरीके से होगा कि आगे को झुका होता है, जिससे कि ड्राइवर की दृष्टि अधिकतम पहियों से नज़दीक सड़क पर पड़ सके। ठीक है, इसके बाद है सेमी फॉरवर्ड, भी है सेमी फॉरवर्ड। सेमी फॉरवर्ड में छात्रों ध्यान से देखें, सेमी फॉरवर्ड में इस प्रकार की गाड़ियों में इंजन का आधा भाग ड्राइवर की केबिन में, यानी इंजन का जो आधा भाग होता है वो ड्राइवर की केबिन में और आधा भाग केबिन के बाहर होता है। जैसे कि पिकअप, जो पिकअप होती है, जैसे कि पिकअप
और स्टैंडर्ड व बेडफार्ड। इस विधि में फर्श पर काफ़ी जगह मिल जाती है। इस विधि में क्या होता है, फर्श पर काफ़ी जगह मिलने के साथ साथ गाड़ी को चलाने वाला चालक भी सड़क के काफ़ी नज़दीक से देख सकता है। ये हो गया क्या, सेमी फॉरवर्ड। ठीक है। और इसके बाद सी है बस चेसिस। बस चेसिस में प्रिय छात्रों ध्यान दें, इसमें इन गाड़ियों के इंजन चालक कंपार्टमेंट में ही लगे होते हैं। यानी जहाँ पे चालक बैठता है, बसों में देखा होगा इंजन साइड में लगा होता है ना, चालक कंपार्टमेंट में ही लगे होते हैं। जिससे क्या होता है कि फर्श पर खाली स्थान बढ़ जाने से बस में 3-4 सीटें अधिक लग जाती हैं। ठीक है, 3-4 सीटें अधिक लग जाती हैं। जिससे क्या होता है कि गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति सड़क के बहुत पास देख लेता है और देख सकता है। ठीक, ये हो गया बस चेसिस। ठीक, अब जो है हमने बॉडी के आधार पर इसका जो विभाजन किया था, बॉडी के आधार पर है स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन में इन गाड़ियों को बैठने में सीटें तथा सामान रखने में काफ़ी जगह मिल जाती है। स्टेशन वैगन जब हम बॉडी के आधार बॉडी के आधार पर जो हमने इसका वो किया, तो इसमें ए जो है इसका पहला है वो है स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन में क्या है छात्रों ध्यान दें, इसमें इन गाड़ियों में जो अभी मैंने बताया था, इन गाड़ियों में बैठने की सीटें तथा सामान रखने की काफ़ी जगह मिल जाती है स्टेशन में। ये क्या है, बॉडी के आधार। और बी है डिलीवरी वैन या पिकअप। डिलीवरी वैन या पिकअप में बी डिलीवरी वैन या पिकअप। डिलीवरी वैन या पिकअप, इसमें इन गाड़ियों में ड्राइवर केबिन में होता है। जो ड्राइवर होता है वो केबिन में होता है तथा केबिन का पिछला भाग माल ढोने के लिए खुला होता है। ठीक, माल ढोने के लिए खुला होता है। और डी है कन्वर्टेबल। सीडन सीडन में जाने ये क्या है। सीडन इन गाड़ियों में 1, 2 या 4 दरवाजे होते हैं। इन गाड़ियों में 1, 2 या 4 दरवाजे होते हैं कि इनको खोल के सामान को अच्छे से बाहर निकाल लिया जा सकता है, रख दिया जा सकता है। ये होती हैं सीडन। सीडन के बाद आती हैं कन्वर्टेबल। डी कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में छात्रों समझ लें, जो मैंने कल वर्गीकरण कराया था उसी का मैं विस्तार से बता रहा हूँ, जिसके आप उसको प्रश्नों के उत्तर सही से लिख सकें। कन्वर्टेबल में कार, जीप तथा कुछ इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ जिनकी छत आवश्यकता के अनुसार खोली जा सकती है। छत कन्वर्टेबल छत खोली जा सकती है अथवा बंद की जा सकती है। इस श्रेणी के अंतर्गत आती है कन्वर्टेबल, यानी कन्वर्ट करने वाली। इनको हम चाहे जब इनकी छत बना लें, चाहे जब छत इनकी हटा लें।
ये होती है कन्वर्टेबल। और ई है विशेष प्रकार की, ई है विशेष प्रकार की। विशेष उल्टा लिख दिया मैंने। विशेष प्रकार की। विशेष प्रकार में छात्रों से समझें, इसमें कुछ गाड़ियां जैसे सोडा वाटर की बोतलें ढोने वाली, सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतलें ढोने वाली, दूध ढोने वाली, आग बुझाने वाली, चलते फिरते अस्पताल वाली तथा एम्बुलेंस गाड़ियां अलग प्रकार की बनाई जाती। ये बॉडी के आधार पर इनका विभाजन हो गया। अब आता है ड्राइवर यानी ड्राइविंग के आधार पर। ड्राइविंग के आधार पर थोड़ा समझ लें बेटा, क्योंकि ड्राइविंग के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। ड्राइविंग के आधार पर कैसे विभाजन हुआ, क्यों किया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ऑटोमोबाइल में, कि हमारे जो ऑटोमोबाइल के इंजीनियर हैं उन्होंने इसका जो विभाजन किया है या वर्गीकरण किया है वो ड्राइविंग के आधार पर क्यों किया, या इसके लाभ या इसके हानियां क्या है। तो क्या है, ड्राइविंग के आधार पर। ड्राइविंग के आधार पर ड्राइविंग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें छात्रों जान लें, हमने जब ड्राइविंग पे किया गया तो क्या होगा कि इसमें ए है लेफ्ट हैंड ड्राइव, ए लेफ्ट हैंड ड्राइव। लेफ्ट हैंड ड्राइव में छात्रों इसमें क्या होता है, इसमें जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग के भाग में बाईं तरफ लगा होता है, जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग आगे के भाग में बाईं तरफ लगा होता है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद राइट हैंड ड्राइव, जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग राइट हैंड ड्राइव भी है, राइट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग दाहिनी तरफ लगा होता है वो राइट हैंड ड्राइव कहलाती हैं। भारत में सभी गाड़ियां अधिकांश इसी श्रेणी में आती हैं, राइट हैंड ड्राइव। ठीक। अब सी है फ्लूइड ड्राइव। फ्लूइड ड्राइव को समझ लें छात्रों। फ्लूइड ड्राइव ये क्या होता है, फ्लूइड ड्राइव पे थोड़ा ध्यान दें छात्रों। फ्लूइड ड्राइव इन गाड़ियों में टार्क कन्वर्टर फ्यूल जो फ्लूइड व्हील लगे होते हैं, इन गाड़ियों में टार्क को कन्वर्ट करने वाले फ्लूइड व्हील लगे होते हैं, इनको फ्लूइड ड्राइव कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने सस्पेंशन बताया था। अंतिम सस्पेंशन में जैसे होता है कि लीफ स्प्रिंग और स्वतंत्र कुंडीदार स्प्रिंग, टार्सन, हाइड्रोमेटिक रबर सस्पेंशन आदि। ये संपूर्ण विस्तार से इसके वर्गीकरण को मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। इससे संबंधित आपके जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न बनते हैं, प्रिय छात्रों ध्यान से सुने। ये प्रश्न बनते हैं, कौन से बनते हैं कि ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ऑटोमोबाइल का प्रश्न बनता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है
ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, वर्णन कीजिए। द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न बनता है विस्तृत में कि इंजन के आगे लगा हुआ होने तथा पीछे लगा हुआ होने की स्थिति में लाभ व हानियों का विवरण कीजिए। ठीक, ये दो प्रश्न विस्तृत में। इसके बाद लघु में बॉडी क्या है संक्षेप में बताइए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि इंजन की स्थिति के आधार पर ऑटोमोबाइल को, इंजन की स्थिति के आधार पर ऑटोमोबाइल को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और अगला प्रश्न बनता है किन्हीं 5 लाइट कॉमर्शियल यानी LSV बनाने वाली कंपनियों के नाम बताइए, जो मैंने कल वर्गीकरण में बताए थे। और बॉडी व चेसिस में अंतर लिखिए, जो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ बॉडी के बारे में भी और चेसिस के बारे में भी, कि चेसिस क्या होती है और बॉडी क्या होती है। ये होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारे इन वीडियो को देखकर आप सभी जो प्रश्न मैंने बोले हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करके और कम से कम 1 पेज की फ़ोटो खींचकर हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जिससे हमें ये संतुष्टि मिले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, हमारा जो पूरा संपूर्ण विद्यालय परिवार जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, हालांकि ये हमारा कर्तव्य है और हमारा दायित्व भी है, लेकिन आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोग फेयर कार्य करें, उसको पढ़ें, वीडियो देखें। क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि इस समय में देखिए आप कैसी व्यवस्था हो गई है कि आपको विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं, विद्यालय आपको वार्ड है, आप अपने घर पर ही तसल्ली में कायदे से जब समय मिले तब अपना वीडियो ओपन करके इनको लिखें और फेयर पर प्रश्नों के उत्तर दें, उसकी फ़ोटो खींचकर अवश्य दें। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूं। आज 9 जून 2021 दिन बुधवार मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं, क्योंकि बेटा मैं इसलिए बोलता हूं ये, क्योंकि थोड़ी हमारी जो वीडियो अपडेटिंग है वो लेट चल रही है, क्योंकि इतना डाटा और इतनी स्पीड नहीं मिल पा रही है। इस कारण से बेटा ये खेद का विषय है। हालांकि क्लास आपको डेट बाय डेट मिलती रहेगी, अनवरत मिलती है। मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण पालन करेंगे और कोरोना के लिए जो टीका है, टीकाकरण में आप लोगों को जागरूक करेंगे, टीका लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं आज की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।